डिस्क्लेमर, ये वीडियो 18+ है। कोई छोटा बच्चा देख रहा है तो वीडियो को स्किप कर दे। और इस वीडियो के अंदर डार्क और साइकोलॉजिक चीजें हैं, मेंटली ट्रॉमा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि सबसे ज्यादा ट्रॉमा देने वाली मांगा कौन सी है, नो मैं जानता हूं तुम लोग ज्यादातर बोलोगे उजुमाकी, नहीं तो डोकोमोशी, फिर मैच एंड डेली लाइफ, या फिर ह्यूमन चेयर। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये मांगा डिस्टर्बिंग है, को डिस्टर्ब करने वाली भी है। अगर मैं तुम लोगों से कहूँ, एक ऐसी मांगा भी है जो आपको ट्रोमेटाइज कर सकती है। मांगा का नाम है ब्लड ऑन दी ट्रैक्स। ये एक ऐसी मांगा है जो लोगों ने ज्यादातर पढ़ना ही बीच में छोड़ दिया है। बट अगर ये मांगा जिन लोगों ने पढ़कर खत्म की है तो वो लोग अच्छे से जानते हैं इस मांगा में असल में ऐसा क्या है। तुम अभी भी यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो तुम लोगों के सामने ये वीडियोस आ जाएंगी। में लोगों के रिएक्शन तुम देख ही सकते हो और लोगों के कमेंट्स के हिसाब से भी पढ़ सकते हो। इस मांगा के अंदर ना ज्यादा क्रीपी और कोई ज्यादा खून खराबा नहीं है। स्टिल ये मांगा आपको थोड़ा डिस्टर्ब जरूर कर देगी। जब ये मांगा मैंने रीड की थी, इसका फर्स्ट पैनल देखते ही मुझे लगा कि ये मांगा कैसी हो सकती है। मांगा के फर्स्ट पैनल में एक माँ अपने बेटे को लेकर खड़ी होती है। देखने से लगता था कि ये सिंपल स्टोरी होगी, लव वाली, लेकिन नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बिना वक्त गवाए मैं सीधा आपको इसकी स्टोरी के ऊपर ही ले जाता हूँ। ये मांगा स्टार्ट होती है एक लड़के से जिसका नाम सेइची होता है, जो कि अपनी माँ से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। इसकी माँ का नाम होता है साइको। तभी हमें दिखाया जाता है कि साइको की एक दोस्त उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। दूसरी तरफ सेइको सेइची को अभी भी एक छोटा बच्चा समझती है और उससे कुछ ज्यादा ही चिपक के रहने की कोशिश करती है। इस बात के कारण उसकी आंटी और उसका कजन इन बातों के चक्कर में ही उनका मजाक उड़ाते हैं। ये सीन चेंज होता है। साइको और उसकी कजन की फैमिली हम दोनों को हाइकिंग करते हुए जाते देखते हैं। पहाड़ी के ऊपर जाने के बाद उसका कजन शिगुरु सेइची को पहाड़ से नीचे गिराने की एक्टिंग करता है। ये देखकर साइको सेइची को जोर से पकड़ लेती है। वो उसे ऐसा देखकर पूरी तरह से डरी हुई थी और आसपास के सभी लोग हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद उसके कजन और सेइची को हम अकेले घूमते हुए देखते हैं। वो पहाड़ की तरफ अकेले घूम रहे होते हैं तो पीछे से साइको की माँ आ जाती है। वो शिगुरु को जोर से हग कर लेती है और तभी कुछ टाइम बाद उससे पहाड़ से धक्का दे देती है। ये सब वहाँ खड़ा उसका बेटा ये सब कुछ देख रहा होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये मांगा कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेती स्टोरी पकड़ने के लिए। एक मिस्टीरियस सी चीजें खड़ी कर देती है। देखकर पता चल ही गया होगा कि ये कितना ज्यादा वियर्ड है। ये तो अभी स्टार्ट है, इससे आगे देखो अब तुम। तभी वो सेइची की ओर मुड़ती है, उसे एक स्माइल देती है जो देख के सेइची कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। और तभी थोड़ी देर में वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। कहती है कि शिगुरु पहाड़ से फिसल गया है। अंदर ही अंदर वो इसे इंजॉय भी कर रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता कि शिगुरु कोमा में चला गया है। इस सिचुएशन में सेइची की माँ को हम थोड़ा अजीब सा बर्ताव देखते हैं, जैसे उसके चेहरे का रंग उड़ गया हो। और हर टाइम वो सेइची को अजीब तरह से देखती थी। वो इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी माँ की बनाई हुई स्टोरी वो सबको सुनाए। तभी एक सेइची की दोस्त जो उसको पसंद करती थी, वो सेइची के घर आती है और वो अपना लव लेटर सेइची को दे देती है। कमरे में आते हुए साइको देख लेती है। ये देखने के बाद साइको अपने बेटे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। कहती कि मैं अभी अकेली हूँ। उसके बाद हमें ये चीज करते देखते हैं। देखने में बहुत ज्यादा वियर्ड है। इतना कुछ देखने के बाद भी अगर आप लोग टिके हुए हैं तो आप लोगों का माइंड तो लगता है ऑलरेडी डिस्टर्ब है। क्या? ये क्या बक रहे हो? तो चलो आगे देखें। अभी वहाँ सेइची का पापा भी आ जाता है। तुम सोच रहे होगे उसके बेटे के साथ ये सब कैसे होने दे सकता है। सेइची के पिता इचिरो से अपनी माँ से दूर रहने के लिए कहता है, जिस चीज के बाद साइको बहुत ज्यादा अजीब सा बर्ताव करने लग जाती है। लाइक किसी इनविजिबल बच्चे के साथ खेलना, जबकि वहाँ ऐसा कोई नहीं था। साइको को ये सब करता देख सेइची स्टेबल हो जाता है और उससे बात करने में भी दिक्कत होने लग जाती है, खास करके लोगों से। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम सेइची को उसकी माँ से पूछते हुए देखते हैं, आपने शिगुरु को पहाड़ से क्यों गिराया? और इसका आंसर सेइको देती है। वो भी अपने बेटे का गला पकड़कर सेइची का दम घुटने ही वाला होता है, भी वो उसे छोड़ देती है। और अगले दिन सेइको ऐसा दिखाती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो सेइची को नॉर्मल ही प्यार करती है, जो सेइची को और ज्यादा मेंटली हील कर देता है। इस वजह से वो स्कूल में भी परेशान रहने लग जाता है। इसे देखकर फुकुजी नोटिस कर लेती है। स्कूल के बाद वो सेइची को फॉलो करती है।
तभी हम सेइची को उसके सामने अपना लव कन्फेस करते हुए देखते हैं और जिसे सुनकर फुकीजी भी एक्सेप्ट कर लेती है। और इस दिन के बाद फुकीजी सुइची को हर रोज घर पे लेने आती है। वो साथ में हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं। ये चीज सेइची को कहीं ना कहीं हेल्प कर रही थी। धीरे धीरे वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह होने लग जाता है, सिर्फ जब तक वो अपने घर नहीं जाता, जहाँ उसका हर दिन सेको इंतजार करती है, जो उसी स्माइल के साथ जिसे वो हर वक्त वही दिखाती है। और ये चीज के कारण ही सेइची को अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं आने देती। ऐसा ही चलता रहता है और कुछ दिनों के बाद सेइची और फुकीजी को एक साथ देखते हैं और वो कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि तभी वो दोनों तेजी से भागते हैं ताकि वो सेकी से बच सके, बट ऐसा हो नहीं पाता। सेको उन्हें पकड़ लेती है और रोते हुए वो अपने बेटे से प्यार से बात करती है। एंड तभी फुकीजी सेची को पीछे खींचती है और उसके कानों पे हाथ रख देती है, अपना स्टैंड लेने के लिए कहती है, जिसे सुनकर सेची करता भी है। फर्स्ट टाइम सेची अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हुआ था, लास्ट टाइम भी। इस चीज के बाद सेको कुछ ऐसा रिएक्शन देती है। देखकर फुकीजी कहती है कि तुम्हें अपनी माँ से दूर रहना चाहिए। सेची ऐसा कुछ कर ही नहीं पाता बिकॉज वो अपनी माँ की ऐसी हालत का कारण अपने आप को ही दोषी मानता है। वो सोचता है कि अगर वो उनके साथ नहीं रहा तो वो खुद की ही जान ले लेगी, जो कि रियलिटी से काफी अलग है। ये बस एक ट्रिक है सेको की जो मैनिपुलेट करती है सेइची को। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सेइची को देखते हैं जिसका ब्रेन पूरी तरह से साफ हो चुका है। यहाँ कुछ एक ऐसा सीन आता है जहाँ सेइची अपने रूम में फुकीजी को याद करते हुए मास्टरबेशन कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सेको के हाथ में सेइची का शॉट होता है, उसके अंडरवेयर में वही वाइट लिक्विड लगा हुआ था। सब देखकर सेको काफी गुस्सा होती है। वो गुस्सा इसलिए नहीं होती कि उसका बच्चा ऐसा कर रहा है, उसने ये सब फुकीजी को याद करते हुए किया है। यही चीज उसको काफी ज्यादा गुस्सा दिलाती है। फिर वो कुछ ऐसा फेस बनाती है, देखने में काफी ज्यादा अजीब था। तभी हम देखते हैं कि शुगुरु को, जो कि थोड़ा थोड़ा अब होश में आ रहा था, कि आंखें खुलते ही उसके सामने खड़ी होती है सेको, जिसने उसे पहाड़ से गिराया था। और यही बात शिगुरु अपनी फैमिली को सब कुछ बता देता है। यहीं पर सब कुछ रिवील होता है कि वो सेको के साथ कैसा बर्ताव करती है। और ये सब चीजें वो पुलिस के सामने सेको सब कुछ कबूल कर लेती है। देखने से कुछ ऐसा लगता है जैसे वो काफी टाइम से बोझ लेके घूम रही थी। चीज के बाद ही सेको का भी डिवोर्स हो जाता है और लास्ट टाइम सेइची अपनी माँ से मिलता है। बट अभी भी सेको सेइची की दिमाग के अंदर थी बिकॉज उसके सभी इमोशन को मैनिपुलेट किया हुआ था, जिसकी वजह से सेइची कभी रियलिटी को समझ ही नहीं पाया और इमोशन के साथ कभी बात ही नहीं कर पाया। इन सब चीजों के बाद सेइची को उसके बचपन का इंसिडेंट को एक पता चलता है, जहाँ पर जब वो छोटा था तो उसको एक बार पहाड़ से फेंक दिया था। बट पता नहीं किस तरह से सेइची बच जाता है। बट सेइको ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। कुछ समय के बाद हम सेइची को भी वैसे ही उसकी माँ की तरह रिएक्ट और सोचते हुए देखते हैं। उसके अंदर अभी भी उसकी माँ के ही गुण थे, जिस वजह से सेइची के अंदर भी ऐसा ही इमोशनल अंदर आ जाता है, खासकर एंगर, जो कि उसकी माँ के लिए था। उसके बाद वो फुकीजी के साथ सब कुछ ठीक कर लेता है। बट एक दिन शिगुरु उसे मिलने के लिए आता है और उसे जबरदस्ती पहाड़ के ऊपर लेके जाने के लिए फोर्स करता है। ये वही जगह होती है जहाँ पर बचपन में सेइची को फेंका गया था। वहाँ पर जाते ही सेइची अपनी रियल फॉर्म दिखाता है। वो शिगुरु के अंदर अपनी माँ की परछाई को देखता है और यहीं पर उसे सेइको की भी वॉइस सुनाई देती है। सेइको उससे कहती है कि वो इस दुनिया को किस तरीके से देखती है। उसके हिसाब से यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सेइची की वजह से हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि सेइची इस बात पे बिलीव करने लग जाता है। सेइची शिगुरु को गिराने की वजह भी अपने आप को ही दोषी मानता है। वो कहता है कि उसी की वजह से उसकी माँ ने बस इतना कुछ किया। वो सोचता कि ये सब तभी रुक सकता है जब वो खुद को पहाड़ से गिरा दे, बट वो खुद की जगह शिगुरु को ही पहाड़ से धक्का दे देता है। यहाँ पर कुछ ऐसी बात है, सेइची को वो पहले वाला इंसिडेंट ही वापस से याद आ रहा था जहाँ पर शिगुरु को उसकी माँ ने गिराया था और इस बार उसे ये सब भी दिख रहा था, ये सब उसी ने ही करवाया है। अभी हम देखते हैं कि अब इस पैनल को देखकर मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहने वाला। यहाँ पर एक चीज तो क्लियर होती है, सेइची का माइंड अभी भी सेइको के कंट्रोल के अंदर ही है, बट इस बार शिगुरु कभी बच नहीं पाता। इसके बाद सेइची से कुछ पूछताछ की जाती है। यहाँ पर वो पुलिस वालों से कहता है कि उसे शिगुरु के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद पुलिस वालों को कुछ एविडेंस मिलते हैं जो कि सेइची को क्रिमिनल बता रहे थे। सेइची का फेस बिल्कुल अपनी माँ के जैसे ही होने लग जाता है। इस क्राइम को भी बता देता है हाँ मैंने ही किया है। कहता है कि ये सब
सब बस उसकी माँ ने मेरे से करवाया है। उसकी माँ को भी वहीं पर बुलाया जाता है। वो कहती है कि मेरा बेटा ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा बेटा नहीं है, ये एक खूनी है। बस यही वो शब्द हैं जो बहुत ज्यादा दुखी करते हैं। एक माँ अपने ही बेटे को खूनी ठहरा रही है कि यहाँ पर जितना भी कुछ हुआ है ये सब उसकी ही वजह से हुआ है। ये बात सेको को पता भी होती है। तभी सेइची उस अपनी जगह से खड़ा होता है, अपनी माँ को गले से पकड़कर नीचे की ओर गिरा देता है। उसका गला दबाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो उसकी आंखों में देखता है। सोचता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ उसने अपने हिसाब से ही चलाई है, हमेशा की तरह वो उनके सामने कुछ नहीं कर पाता। सेइची के माइंड में बस ये बात बैठ चुकी है कि वो अपनी माँ के अलावा और कुछ ही नहीं है। इतना कुछ होने के बाद सेइको वहाँ से उठ के चली जाती है, वही क्रीपी स्माइल के साथ। हम सेइची को देखते हैं, वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही बन चुका है। उसके अंदर सभी इमोशन भी खत्म हो चुके हैं, बस उसे अब यहाँ तक कि कलर का भी नहीं पता। हर जगह ब्लैक एंड व्हाइट ही चीज दिखती है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना। सी हॉरर एंड डिस्टर्बिंग मांगा लाता रहता हूँ। सेइची की स्टोरी है। सीन चेंज होता है और हम 30 साल के सेइची को देखते हैं। ये अब बड़ा हो चुका है और उसकी दाढ़ी आ चुकी है। वो पास ही में ही काम करने के लिए जाता है। वो खाली अपार्टमेंट में बस अकेला रहता है। अभी हमें फिगोशी को भी दिखाया जाता है, जिसकी अब शादी हो चुकी है। उसके 2 बच्चे भी हैं। इससे पता चलता है कि सेइची के पास अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ उसके पापा के अलावा। और अब वो भी आगे स्टोरी में गुजर जाते हैं, बस एक नोट पीछे छोड़ जाते हैं जिसमें सेको की कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती हैं। लेटर को सेइची कैंडल से जला देता है। ये इसलिए करता है क्योंकि वो सोचता है कि आगे की लाइफ वो अपने हिसाब से जिएगा। और उसके माइंड में फिर से एक चेहरा आने लग जाता है। उसका पीछा कभी छोड़ ही नहीं रहा था। चीजों से पीछे छुड़ाने के लिए वो ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर ही कूद जाता है। पुलिस उसे बचा लेती है। पुलिस वाले उसकी माँ को कांटेक्ट करते हैं क्योंकि अब सेइची का कोई भी लाइफ में नहीं है। इतने टाइम बाद वो अपने बेटे को देखकर सेइची को पहचानने से ही मना कर देती है। उसे रियलाइज होता है कि उसका एक बेटा भी है। इतने समय के बाद सेइची अपनी माँ को देखकर थोड़ा हैरान था, क्योंकि वो देख रहा था कि उसकी माँ अभी भी पहले जैसी ही है। तभी सेको सेइची से कहती है कि मैं तुम्हारा रेंट पे करूंगी। वो दोनों एक साथ घर जाते हैं। यहाँ सेइची को फील होता है कि ये वो पर्सन नहीं है। वो उसके लिए खाना बनाती है, घर आने पर उसका वेलकम भी करती है। इन चीजों के कारण ही सेइची को सब कुछ परेशान लगने लगता है। गुस्से के अंदर आकर सेको के मुंह के ऊपर चाय फेंक देता है। इसके बाद हम सेको को रोते हुए देखते हैं, क्योंकि सेइची से माफी मांग रही होती है छोटी बच्ची की तरह। रियलिटी में बस वो एक ओल्ड वुमेन थी जिसके व्हाइट बाल थे। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम सेको के हाथ में एक फोटो एल्बम देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम सेको के पास्ट को देखते हैं। सेको के पेरेंट्स काफी अजीब थे। हर एक छोटी बात पर सेको से लड़ाई करते थे। बचपन से उसके साथ ऐसा करते थे, यहाँ तक कि उसके भी कुछ सपने थे। उसके बाद वो टोक्यो चली जाती है। यहाँ पर वो चिरो से मिलकर उसके साथ शादी कर लेती है। चिरो के साथ मिलकर वो होम टाउन में शिफ्ट हो जाती है। उसने अपने ड्रीम्स छोड़ दिए ताकि वो एक परफेक्ट वाइफ बन सके। भी वो सेइची को जन्म देती है, जिसके कुछ टाइम बाद उसकी एक बहन मर जाती है क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर था। बट सेको की फैमिली इसकी वजह भी सेको को मानती है। इसकी माँ कहती है कि इसके जिम्मेवार तुम हो, तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी मर गई। उस टाइम सेको सिर्फ हंसती है और सॉरी कहती है। वो भी सॉरी इस चीज के लिए मांगती है जो कि उसने कभी कुछ किया ही नहीं। धीरे धीरे वो सबसे दूर होने लग जाती है। आगे चलकर वो सेइची को पहाड़ से फेंक देती है। बट फर्स्ट टाइम किसी को मारने में दुख होता है और उसके लिए ये पल बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी हम ओल्ड सेको को देखते हैं, जो कि लास्ट टाइम में हॉस्पिटल में थी क्योंकि उसे किसी ने सीढ़ियों से गिरा दिया था। और जिसने भी उसको गिराया था वो थी शिगरू की माँ। उस टाइम के बाद सेको मर जाती है और यही सेइची रोता नहीं है, हंस रहा होता है। इसी के साथ ये मांगा की स्टोरी यही खत्म होती है। देखकर आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब तो हो ही गया होगा। मांगा के राइटर हमें क्या दिखाना चाहते थे आप समझ ही गए होंगे। कुछ लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा कि मन में सवाल होगा सेइची ने सुगरू को धक्का क्यों दिया। बिकॉज उस टाइम के अंदर सुगरू के अंदर अपने आप को देख रहा था। उसके मन के अंदर सिर्फ एक बात चल रही होती है, उसे गिराने से वो सब कुछ पहले जैसा कर देगा, इसलिए वो उस टाइम के ऊपर सुगरू को धक्का दे देता है। दूसरी बात, सेइची की माँ ने सेइची को क्यों पहाड़ से फेंका, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो अपने पास्ट के कारण परेशान रहती थी। इस तरह सेइची आज अपनी माँ से परेशान था और वो बिल्कुल अपनी माँ जैसा बन चुका है। उसी तरह सेको भी अपने परिवार के कारण ऐसा बन चुकी थी। बस इसी कारण सेको अपनी सारी परेशानियों का कारण सेइची को समझने लगी थी। बस इसी वजह से उसे मारने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल के ऊपर मैं ऐसे ही मांगा, हॉरर और डिस्टर्बिंग लाता रहता हूँ। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। आरिगातो गोजाइमास।